अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी हो गई है, लेकिन अब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती जंग शुरू हो गई है। मोदी सरकार को इस वक्त दुनिया भर में हजीमत का सामना है और इसीलिए वो दबाव में आकर फिर से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ पानी की जंग भी लड़ रहा है। सिंतास मुआहदे की भी भारत मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहा है और अब वो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इकदाम भी शुरू कर चुका है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक और खतरनाक इकदाम की जानिब बढ़ रहा है, जिसका बराह रास्त हदफ पाकिस्तान का पानी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने दरियाए चिनाब पर वाक़ रणबीर नहर की लंबाई को दोगुना यानी 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का मंसूबा बना लिया है। भारत इस नहर को मजीद लंबा और गहरा करके इसमें ज़्यादा पानी जमा करने की सलाहियत पैदा कर रहा है, ताकि चिनाब से बहने वाला पानी पाकिस्तान की तरफ जाने की बजाय मकबूजा कश्मीर की ज़मीनों में इस्तेमाल हो सके। इस नहर की तौसी का असल मकसद पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी के कुदरती बहाव को कमज़ोर करना है। माहिरीन के मुताबिक अगर भारत इस मंसूबे को मुकम्मल करता है तो ये सिंतास मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी होगी, जिसके तहत चिनाब, जेहलम और सिंध के पानियों पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया है। ये मंसूबा तकनीकी तौर पर बहाव को मोड़ने के ज़ुमरे में आता है और अगर ये मुकम्मल होता है तो इससे पाकिस्तान की ज़राअत, पीने के पानी और माहौलियाती तवाज़ुन को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ये भी खदशा है कि भारत मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसी नहरें या सुरंगें बनाकर पाकिस्तान को पानी से महरूम करने की हिकमत अमली पर काम करे। अब भारत की मुमकिन हमले और आबी जारहियत की वजह से पाकिस्तान दोस्त ममालिक को एतमाद में लेना चाहता है और अपने इस मौक़िफ़ को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया तक पहुँचाना चाहता है कि पाकिस्तान ने भारत को पेशकश की थी कि वो पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात कराने को तैयार था, लेकिन भारत ने हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। और दूसरी जानिब भारत अपने झूठे बयानियों को दुनिया में फैलाना चाहता है, ताकि मोदी, जिसको अब आलमी तन्हाई का खदशा है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमरीकी सरमायाकारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी से रोका है। अब यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर भारत अपनी मुतासरा साख को दुनिया के सामने बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और इस सिलसिले में भारत ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 7 कुल जमाती टीमें तश्कील दी हैं। अब जाहिर है भारत पाकिस्तान के खिलाफ सफारती महाज खोल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी हो गया था कि वो आलमी सतह पर भारत का बयानिया काउंटर करने के लिए अपने वफूद तश्कील दे। यही वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहियत को आलमी बरादरी के सामने उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है, जो भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी और ये कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। और अब पाक भारत कशीदगी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा चीन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, जो इस कड़ी का हिस्सा है। ज़ाहिर है चीन पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे वक्त पे काम आया है और अभी हालिया दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसमें चीन का किरदार इंतहाई अहम रहा, इसलिए पाकिस्तान चीन को एतमाद में लेना चाहता है। और वैसे भी अब पाक भारत जंग के बाद भी पाकिस्तान का बतौर डिफेंस सप्लायर चीन पर इन्हिसार बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार हासिल किए उनमें जदीद लड़ाका तैयारे, मिसाइल, रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल है। पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले कुछ हथियारों में भी चीन का किरदार है। ये हथियार या तो चीनी कंपनीज ने तैयार किए या फिर इनमें चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि इन हथियारों को तकनीकी एतबार से मेंटेन रखने के लिए चीन की मदद दरकार होगी और अब पाकिस्तान मज़ीद हथियारों के लिए चीन का ताउन चाहता है और इसहाक डार के इस दौरे से अस्करी साजो सामान के हसूल मुमकिन बन सकता है। फिर इसी तरह पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए चीन को एतमाद में लेना स्ट्रेटेजिक, सफारती और माशी सतह पर इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी कई वजूहात हैं। जैसा कि भारत ने गुज़श्ता दहाई में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से करीबी दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम किए, जबकि चीन भारत का इलाकाई हरीफ है और जनूबी एशिया में असर व रसूख की दौड़ में भारत से मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान अगर चीन को अपने एतमाद में रखता है तो वह खित्ते में भारत की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ तवाज़ुन कायम रख सकता है। फिर इसी तरह सीपैक मंसूबा, जिस पर चीन का अरबों डॉलर्स का सरमाया लगा हुआ है और भारत इस मंसूबे को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो चीन को यकीन दिलाए कि कशीदा सूरत हाल में उसके मफादात महफूज रहेंगे, ताकि चीन की हिमायत बरकरार रहे और चीन किसी मुमकिन गैर जानिबदारी की तरफ ना जाए। फिर इसी तरह चीन की हिमायत से पाकिस्तान को सिफारती हिमायत और आलमी फोरम्स पर हिमायत मिल सकती है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा और फेटफ जैसे आलमी इदारों में चीन की हैसियत मजबूत है और चीन ने हमेशा पाकिस्तान के लिए सिफारती शील्ड का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कशीदगी की सूरत में चीन की सिफारती पुष्टपनाही पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई हिकमत अमली साबित हो सकती है। फिर इसी तरह इसहाक डार उनका दौरा है चीन, इसका मकसद भारत को एक तरह से ये पैगाम देना भी हो सकता है कि अगर भारत ने किसी किस्म की मुहिम जोई की
तो चीन खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। फिर जैसा कि पाकिस्तान और चीन की फौजी क़यादत में राब्ते पहले से मौजूद है और किसी भी मुमकिन तनाज़े की सूरत चीन की लॉजिस्टिक या खुफिया मालूमात की शराकत पाकिस्तान के लिए कुव्वत बन सकती है। अब देखा जाए तो इसहाक डार का दौरा चीन बहुत मानी खेज है और इससे भी बढ़कर चीन चाहे तो वो पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पर पानी बंद करके उसके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। जैसा कि ब्रह्मपुत्रा भारत का सबसे बड़ा दरिया है, बुनियादी तौर पर ये बैनुल-अक़वामी दरिया है जो चीन के इलाके तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से गुजरता है। अगर चीन दरिया के आगाज़ में पानी ज़ख़ीरा करता है या रुख मोड़ता है तो भारत में ख़ास तौर पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। फिर ज़राअत, पीने के पानी और सनतों पर मनफी असर पड़ सकता है। अगर चीन डैम से पानी अचानक छोड़े तो भारत में नीचे के इलाकों में सैलाब आ सकता है, जबकि अगर इस दरिया का पानी रोका जाए तो भारत में खुश्क साली का खदशा पैदा हो सकता है, ख़ास तौर पर खुश्क मौसम में। फिर दरिया के कुदरती बहाव में तब्दीली से माहौलियाती निज़ाम मुतासिर होगा, जिसका असर भारत की आबी हयात, मछलियों, जंगलात और ज़मीन की ज़रखेज़ी पर पड़ेगा। फिर इसी तरह चीन अगर इस दरिया पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो वो भारत पर स्ट्रेटेजिक दबाव डाल सकता है, ख़ास तौर पर सरहदी कशीदगी के वक्त। अब देखा जाए तो भारत और चीन के दरमियान पानी के हवाले से कोई रस्मी मुआहिदा नहीं है, जैसा कि भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा है। चीन का ब्रह्मपुत्रा डैम बनाना भारत के लिए पानी, माहौल, ज़राअत और सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा चैलेंज हो सकता है और मुमकिन है अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी ना खोला तो पाकिस्तान के कहने पर चीन ब्रह्मपुत्रा का कंट्रोल हासिल करके भारत को बूंद बूंद के लिए तरसा सकता है। और अगर भारत आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज़ करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज़ कर रहा है। इस सिलसिले में डैम पर कंक्रीट भरना शुरू कर दिया गया है, जो इस मंसूबे की तकमील के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। यानी जो कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के माबैन, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। जाहिर है कि रीअलाइनमेंट भी है, एक नई सफ़बंदी भी है। पाकिस्तान इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स चाइना और फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये सब कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। DGISPR ने अमरीकी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया और उसमें हॉटलाइन के ऊपर हमारी राब्ताकारी है, ये सारा कुछ तो उन्होंने बता दिया, लेकिन साथ ही भारत को ख़बरदार भी किया है कि किसी मिस एडवेंचर का हिस्सा वो ना बने। अभी इस वक्त भारत और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुक़ क्या है, इस हवाले से भी पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आबा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़े जो है वो तफसील के साथ डिटेल से बताया। ये शॉर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे चीन का इनपुट, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा है चीन और उधर से भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इस वक्त हमारे बैनुल-अक़वामी अबूर उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरे चीन पर हैं और चीन जाना ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी हाल ही में पाक भारत स्टैंड ऑफ हुआ है, जिसमें अब ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है, लेकिन ऐसे में चीन का दौरा करना जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये किस कदर इंपॉर्टेंट है सर? जी डेफिनेटली गिवन सर्कमस्टांसिस में तो इसकी अहमियत बहुत मुसलमा है, लेकिन ये पहले से स्केड्यूल्ड दौरा था क्योंकि इससे मुतल्लिक 10 मई को काबुल के अंदर पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का एक इजलास हुआ था। यहाँ पे ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि मुल्ला मुत्तकी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे और एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। जबकि ये खबरें आ रही हैं कि काबुल जो है इस बात पे कन्विंस है कि सी पैक को जो है बढ़ा दिया जाए काबुल तक और उसके लूप में लेना चाहता है चाइना भी काबुल को, क्योंकि तरक्की का रास्ता जो है, जो गेट वे है वो काबुल से गुजर के जाता है। जी उस्मान साहब, दूसरी तरफ हमने ज़ाहिर है इस तरह की टीम्स तश्कील देने का फ़ैसला किया जो जाए और बैनुल-अक़वामी जो दारुल हुकूमत है मुख्तलिफ ममालिक के, वहाँ पे जाके इंगेज करें और पाक भारत जो स्टैंड ऑफ है उसके तनाजुर में ज़ाहिर एक नैरेटिव बिल्डिंग भी है, एक डिप्लोमेसी भी है। तो आप इस कोशिश को किस तरह से देखते हो? और ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता, ज़ाहिर है ये एक ट्राइलिंगुअल एक ट्रॉइका है, मुलाकात हो रही है और इसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है, लेकिन वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ डिस्कस ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली, लेकिन इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस दौरे की है। जब इंडिया 59 जो उसके एमपीज़ हैं उस पर मुश्तमिल 7 से 8 वफ्द जो है
वो ग्लोबली डिस्पैच कर चुका है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंडिया इस वक्त कर रहा है, दैट इज़ टू लेट। क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल इमेज जिस बुरे तरीके से टार्निश हुआ है हमने देखा, और जो परसेप्शन डेवलप थी पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो मुकम्मल डाइल्यूट हो चुकी है, और पाकिस्तान इंडिया रीहाइफनेट हो चुके हुए हैं। और हमने देखा कि इसी इंडिया ने 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को पहलगाम अटैक के बाद ब्रीफ किया, उसके बावजूद उन्होंने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि देवर ऑफ द व्यू के सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया हमारे सामने। और हमने देखा जिस तरीके से उनका फेयर वेदर फ्रेंड रशिया हमने बैकफुट के ऊपर देखा, दैट वाज क्वाइट अस्टॉनिशिंग फॉर मी, कि किस तरीके से रशिया जो है वो पिछले हम देखते हैं कोल्ड वॉर के ज़माने से इंडिया का पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलायर है, और इंडिया का तकरीबन 70% मिलिट्री हार्डवेयर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इंडिया को जिस तरीके से अमेरिका ने हम देखते हैं डिच किया, जिस तरीके से यूरोपियन दीगर ममालिक ने उस चीज़ का गुस्सा निकाला कि आपने रशिया से ऑयल क्यों उठाया था, तो मेरे ख्याल में एक क्योटिक सिचुएशन है जिसको मिसरीड किया, मिसकैलकुलेट किया मोदी ने। और अब वो कोशिश कर रहे हैं एलिक्वेंट आर्टिकुलेशन जो जिनकी बेहतर है उनको भेजा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया इस तरीके से डिप्लोमेटिकली बिहेव नहीं करती कि कोई वफ्द जाए और उनका जो ओपिनियन है या उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको तब्दील कर दे। नो डाउट पाकिस्तान ने भी उसी के रिस्पांस के अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी क़यादत के अंदर एक वफ्द तश्कील दिया, खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी खार, जलील अब्बासी और दीगर जो हमारे टॉप नॉच डिप्लोमेट्स हैं, और वो भी अनकरीब यूरोप का सफ़र करेंगे और वहाँ पे अपना केस प्रेजेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का केस अब भी बहुत मजबूत है अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर देखें, और इंडिया डिप्लोमेटिक अपना कैपिटल मुकम्मल बर्न आउट कर चुका है। यहाँ पे चाइना की आपने बात की, चाइना ने अभी गुज़िश्ता हफ्ते अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना ने एक अपना नाम दिया हुआ है, उसके 27 मुकामात का नाम चीनी जुबान के ऊपर रखा है। और ये वही रीजन है जहाँ 1962 के अंदर उन्होंने इन्हें धूल चटाई थी इंडिया को। और इंडिया के लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा पिक एंड मैसेज है एक ऐसे माहौल के अंदर जहां चाइना मुकम्मल तौर पे हमारे पीछे खड़ा नजर आता है। ना सिर्फ वो डैम बनाना जो महमन डैम है उसके लिए अंदर खबर आ रही है कि वो तेजी से काम कर रहे हैं ताकि इसे जल्दी कंप्लीट किया जाए। दूसरा, उन्होंने इंडिया को एक मैसेज भेजा है कि रीजन में हाइड्रो हेजमन हम है, पानी की हेजमनी हमारे पास है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है वो ओरिजिनेट करता है चाइना से। तो अगर इंडिया कोई ऐसी कोशिश करता है, वक्ती तौर के ऊपर फिलहाल उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर डाउन द लाइन चंद सालों के बाद वो कोशिश करते हैं हमारे दरियाओं का रुख मोड़ने को या पानी की सप्लाई को मुतासर करने को, जो कि लाइफ लाइन है ऑफ कोर्स पाकिस्तान की, तो चाइना यही जवाब उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आयरन क्लैड फ्रंट जो है वो दुनिया के हर फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जबकि मोदी के हवाले से हम देखते हैं जिन पे तकिया था वो सारे पत्तों ने उधर हवा दी है। जी अच्छा उस्मान शाह साहब, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालिसी की पेशकश की और फिर हमने देखा कि ट्वीट आती है जिसके बाद सीज फायर हो जाता है, अब इस सारी पिक्चर में पाकिस्तान का चीन को ऑन बोर्ड रखना किस कदर इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस में रखना किस कदर इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आपको नहीं लगता कि हम मतलब अपनी साइड से इस पे आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते? और अब एज फार एज चाइना इज कंसर्न, तो क्या चीन को काबिल कबूल होगा यूएस प्रेसिडेंट जो ऑफर कर रहे हैं दोनों ममालिक के माबैन? नहीं, मेरे ख्याल में इसको आप ज़रा सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसकी संजीदगी के एलिमेंट को लेके शायद इतना ज़्यादा हमें वोकल नज़र नहीं आए। नो डाउट वो इस वक्त वक्ती हालात को डिफ्यूज़ करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी एफर्ट जिसके अंदर हमें उनकी कंसर्टेड अप्रोच नज़र आए दुनिया के दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान इंडिया को बैठाने की, वो मेरे ख्याल में इस वक्त इट्स सच ए फार का है। और जब चाइना की हम बात करें तो मेरे ख्याल में चाइना जिस तरीके से खुद इस चीज़ के अंदर बड़ा स्टांस रखता है कि कश्मीर का मसला बायलैटरल नहीं ट्राइलैटरल है। यहाँ पे नाजरीन को बता दें कि कश्मीर का 45% इंडिया के पास है और उसके 30% जो रकबा है वो पाकिस्तान होल्ड करता है, और 15% जो है वो लद्दाख के अंदर वो चाइना। तो इट्स अ ट्राइलैटरल इशू। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट 3 मुल्कों के दरमियान है, और चाइना का ट्रेडिशनल स्टांस पाकिस्तान के हवाले से यही रहा कश्मीर के ऊपर कि हम इस मसले को हर सूरत के अंदर चाहते हैं कि सालसी की बुनियादों के ऊपर हल किया जाए। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो सिमला एग्रीमेंट के तहत बायलैटरल करना चाह रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा सुबकी है और बहुत ही हजीमत का सामना करना पड़ा है। और चाइना हैज़ ऑलवेज बिन ऑन बोर्ड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद जिस फर्स्ट कंट्री को ब्रीफ किया था वो चाइना था, और चाइनीज़ डेलीगेशन मुसलसल पाकिस्तान के मिलिट्री और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मिलते रहे इस्लामाबाद के अंदर है। जिस तरीके से चाइनीज़ डिप्लोमेट्स के हवाले से खबर भी आई अमेरिकन की तरफ से कि उन्होंने टच डाउन किया पाकिस्तान को अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर है। तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ डिप्लोमेटिकली
अगर हम मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देख लें और उनकी अगर हम देख लें क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पे सिंक्रोनाइज्ड नजर आती है, एक सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी मैच करती नजर आती है, चाहे उनका फॉरेन ऑफिस तबसरा कर रहा हो, Agreed, चाहे Usman sir, वहां। but you have rightly pointed out the exact situation कि जो यूएस प्रेसिडेंट के ट्वीट से जाहिर है सीज फायर तो हुआ, मामला थमा तो सही, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था वहां से ऑब्वियसली हम वापस आए, लेकिन अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस थी और सीज फायर जाहिर है कंडीशनल होता है, डिमांड्स भी हैं, उनको पूरा करने के लिए वो संजीदगी नहीं है अमेरिका की तरफ से, तो फिर ये सीज फायर कब तक है और उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और कौन इसके अंदर रोल प्ले करेगा इफ नॉट अमेरिका? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में इंडिया जिस हजीमत का सामना है, इंडिया किसी सूरत के अंदर मोदी जो है अपना जो उसका डोमेस्टिक अपना एक नैरेटिव है उस कैपिटल को बर नहीं करना चाहेगा, और उसी के लिए ये सारा हाथ पांव मार रहा है और अपनी जो अपोजिशन जमाते हैं उनसे भी मिन्नत समाजत कर रहा है कि उसे रेस्क्यू करे इस हवाले से। लेकिन अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही हैज ऑलवेज बीन एन इनफेलिबल एंटिटी। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, लेकिन इस मसले के अंदर हमने देखा मुसलसल 7 दिनों में 6 दफा उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, जिससे इंडिया बहुत ज्यादा इर्क फील करता है। यहाँ पे ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि जो टॉप नॉच इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, वो प्रो पाकिस्तान नहीं है। जेडी वैंस को देख लें, माइकल वॉट्स को देखें, वहां के ऊपर मार्को रूबियो को देखें, और जो उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो पॉल जो अपॉइंट किया गया, जिसने अभी डेफिनेटली कंफर्मेशन लेनी है सेनेट से, वो भी भारतीय जो है वो ओरिजिन रखता है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम टॉप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी पाकिस्तान है, लेकिन ट्रंप की ने, क्योंकि वो खुद ड्राइवर है फॉरेन पॉलिसी के, तो उन्होंने जो माइलेज दिया पाकिस्तान को, नो डाउट वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल सताइश है इस हवाले से। लेकिन डाउन द लाइन हम देखते हैं पाकिस्तान सबसे ज्यादा जिस मसले पे प्रेस कर रहा है, और यहाँ के ऊपर ये चीज मेंशन करना भी जरूरी है कि जो टर्म इस्तेमाल की गई थी मार्को रूबियो के ट्विटर हैंडल के ऊपर, वो थी ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान इंडिया नेगोशिएट करेंगे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने वो जो गारंटी उसी सूरत में दी थी सीज फायर की कि अगर आप ये जो दहशतगर्दी के साथ साथ हमारे पानियों का जो मसला है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके लिए नो डाउट पाकिस्तान ने अभी हॉलैंड के अंदर सालसी की जो अदालत है आईसीजे, उसके दरवाजे को खटखटाया है, और नो डाउट हम हर इंटरनेशनल फोरा के ऊपर अपना मुकदमा लेके जाएंगे, क्योंकि खुल्लम खुल्ला जो है जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन कर रहा है इंडिया इस वक्त। मेरे ख्याल में लीगली पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है, एथिकली हम देख लें, पॉलिटिकली देख लें, हर लिहाज से और इवन वॉर जोन के अंदर जिस तरह से इंसानी और अखलाकी इक़दार का पाकिस्तान ने शानदार मुजाहरा किया, मैं दैट डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड व्हाटसोएवर। जबकि इंडिया के एंड के ऊपर हम देखते हैं इंडिया किसी एंड के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं कर पाया, जबकि उनका जो हिस्टेरिया। जी जी जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है उस्मान शाह साहब, आप कंप्लीट कर ले। जी जी मैं यही कहना चाह रहा था कि जो मोदी जिस वॉर हिस्टेरिया के अंदर था, जो रियलिटी बबल था, वो टोटल बस्ट कर चुका हुआ है। इवन हम देखते हैं नेबरहुड के अंदर जितने कंट्रीज हैं उनकी उसे हमायत हासिल नहीं है। हमने अफगानिस्तान की तरफ से देखा, अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, नो डाउट हम इस वक्त देखते हैं थोड़ी सी फ्रिक्शन है, लेकिन नोट डेफिनेटली पाकिस्तान फ्रांसिस को मेंट करेगा। बांग्लादेश की तरफ से हमने स्टेटमेंट देखी, वहां के फॉर्मर जनरल्स कह रहे थे कि चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसको पकड़ लें। भूटान जैसे कंट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो मैं देखता हूँ रीजनल लेवल पे हेजमनी जो थी उनकी वो डाइल्यूट कर चुकी है, और इंटरनेशनली ना यूरोप साथ खड़ा है, ना उनका ट्रेडिशनल जो अलाय था हमेशा से वो रशिया, वो साथ नहीं उस तरह खड़ा था, क्योंकि वो तालिबान के ऊपर अलाय करते हैं, उन्होंने पाबंदियां उठा दी हैं। तो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर हम देखते हैं एक मुसलसल आइसोलेशन है, और एक वाहिद कंट्री ने उनका जो है वो साथ दिया था, वो भी इंटरनेशनल पर आया है। आज सफारती तन्हाई का जिसे सामना करना पड़ा है वो है इजराइल है। अब सिर्फ इंडियंस के पास सिर्फ तुर्की की जो है वो सेब और वहाँ के मार्बल, वो उन्होंने कहा कि हम नहीं परचेज करेंगे, और उसके अलावा दूसरा वो कह रहे हैं कि हम अजरबैजान का टिकट नहीं कटाएंगे। तो ये मुझे लगता है एक अजीब किस्म की सुबकी है और एक फियास्को है, जो कि हम देख रहे हैं इंडिया की आवाम सोसाइटी के एंड के ऊपर भी, और वहाँ के सियासतदानों के पर्टिकुलरली मोदी के एंड पे। बिल्कुल सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। उस्मान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बाहिर बैन अल-अक़वामी अमूर उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह सिचुएशन को एनालाइज किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे लोकल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इन पर्टिकुलर की बहुत बाज़गश्त है, वो तहरीक अदम एतमाद हो जिसका रिबटल, जिसकी तरदीद भी बैरिस्टर गौहर की तरफ से आई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जानेंगे। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बानी पीटीआई से जेल में मुबैना मुलाकातों और डील के हवाले से खबरें गर्म हैं। हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ पस पर्दा किसी
डील की तलाश में, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस दावे को सियासी चाल करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ अवामी दबाव या एहतजाज की कॉल देने की जानिब बढ़ती है तो हुकूमती बयानिया फ़ौरन ये रुख इख्तियार कर लेता है कि बानी PTI दरपर्दा मफाहमत चाहते हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत की इस हिकमत अमली का मकसद अवामी तहरीक को गैर संजीदा और गैर मुखलिस साबित करना है। वाले से बाबर अवान और अलीमा खान क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत की डील करने के दावे का असर ज़ाहिर करने के लिए तासुर दे रही है कि हुकूमत PTI की मुमकिना तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए हवा में तीर चला रही है ताकि पार्टी की साख मुतासर हो और कारकुनान में मायूसी फैलाई जा सके। जैसा कि खबर भी सामने आई कि तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है, लेकिन बैरिस्टर गौर इस बात की खुल्लम खुल्ला तरदीद कर रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के मुतालिक खुद गू बगू का शिकार है। असद कैसर कहते हैं कि स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हुकूमती साइड से इस वक्त कौसर काज़मी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कौसर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत ये तासुर क्यों बना रही है कि बानी PTI को दरपर्दा को मफाहमत कर रहे हैं, को डील मांग रहे हैं या ढील मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रेहान, हम तो तर्दीद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान हो या पंजाब हुकूमत का एक ज़िम्मेदार आदमी आपके सामने बैठे है, हम तो तायीद नहीं तरदीद कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। हाँ, हमने उस वक्त कहा था जब खतूत लिखे जा रहे थे आर्मी चीफ को और वो सवाती साहब ने आके बताया था कि मुझे इमरान खान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि जाके उनसे बात करें। फिर उस्ताद मोहतरम के थ्रू बात की गई और वहां से इनकार हुआ। उस वक्त हम खुल के बोल रहे थे। अभी तो हालत जंग में था मुल्क जब ये बात की जा रही है। इंडिया की जारियत थी पाकिस्तान के ऊपर एक बुज़दिलाना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई इमरान खान से जाके बात करे और उनको नहीं, कौसर काज़मी साहब, अभी तो वो तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, वो मैस मोबिलाइजेशन करते हैं, वो कोई फजा कायम करते हैं और आप फौरन से खबर चला देते हैं कि नहीं ये डील मांग रहे हैं। आप ये कहते हैं ये तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ऐसी तो बात ही कोई नहीं। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हम तो तरदीद कर रहे हैं इस बात की। हम तो PTI के हम जुबान हुए हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ना किसी किस्म की कोई ऑफर की गई, ना कोई डील की बात की गई। हम तो तायीद इनकी कर रहे हैं भाई। और तो ये और बानी PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हुकूमत से नहीं मिल रहे या एस्टैब्लिशमेंट से जाके मुलाकातें नहीं कर रहे, इसकी भी तरदीद कर रहे हैं। देखें, अगर ये तो PTI के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं। जहां तक हुकूमत की बात है, वहां पे इनसे इस किस्म की कोई मुलाकात हो नहीं रही। हाँ, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से बेशक हमेशा से, आज से नहीं, रोज अव्वल से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए आप हमारे साथ आके बैठे, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो उसमें तो कोई बात नहीं है और उसमें कोई चीज पोशीदा भी नहीं है। लेकिन जाके ये कहा जाए कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान को छोड़ने की बात हो रही है या इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इनमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन कोई अमली इक़दाम भी हुआ है, कोई प्रोसेस इनिशिएट हुआ है उसके लिए? नहीं, देखें, आगे ये दो, क्योंकि ये दरों में तकसीम तो है ना PTI। अभी आपने एक ही जमात के दो मुख्तलिफ बयानात चलाए अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, हम देखेंगे कब दे के आनी है नंबर्स के हवाले से, और ऊपर से बैरिस्टर गौर जो है वो इनकार कर रहे हैं। तो आपस में जब एक जमात तकसीम है तो हुकूमत पहले ये तय करेगी कि बात किससे करें। अगर इनसे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक बाइख्तियार किस्म की कमेटी बननी चाहिए PTI की जानिब से, जिसको हम समझें कि इनके पास मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। हम अगर किसी नतीजे पे पहुंचे, माजी में भी आपने देखा, उसको इमरान खान वीटो कर देते हैं। फिर इनकी जहां पर सुई अटक जाती है कि पहले इमरान खान को रिहा करें, पहले वो जो साने 9 मई के बलवाई थे उनको रिहा करें, हम फिर बात करेंगे। हर बात इनकी मशरूत है किसी ना किसी चीज के साथ। तो इन हालात के अंदर इनसे कौन क्या बात कर सकता है? नहीं, लेकिन देखें कि पाक भारत स्टैंड ऑफ के ऊपर तो खुद वज़ीर आज़म साहब मोतरफ हैं, अता तारड़ साहब ने तारीफ़ की। अब हुकूमती सफ़ों से जो सताइश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली कि ठीक है, तो कितना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था, कितने अच्छे बच्चे बन के सोशल मीडिया के ऊपर भी बिहेव किया। इससे ज़्यादा बेहतर टाइम कौन सा हो सकता है कि ये सीज़ फायर, जो लोकल सीज़ फायर है विद इन ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, ये भी हो जाता। रेहान, अता तारड़ हों, DGISPR हों, किसी ने PTI का नाम नहीं लिया। देखें, बतौर मजबूरी पूरी कौम के हवाले से ये बात की गई। अफवाज पाकिस्तान के पीछे वो खड़े हुए थे। अब चाहे वो सोशल मीडिया का महाज हो या अमली तौर पर, हर शहरी
जो है हम आवाज था पाक अफवाज के साथ। तो ये कहना कि एक जमात के जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे वही पाक अफवाज का साथ दे रहे, तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। फिर मैं कुछ हवाले दूंगा, मैं नहीं चाहता था कोई गलत बात करूं, लेकिन अब ये तासुर इस तरह जा रहा है कि शायद वो एक ही जमात थी। आप इनके सोशल मीडिया जो ऑफिशियल है पीटीआई का, उसका जाके अभी मुआयना कर लें, अभी खोल लें, आप लाइव हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले 3-4 दिनों में फिर वही बातें हैं कि भाई हकीकी आजादी होगी, तहरीक होगी, फस्तायत है, मुल्क में जबर है, इंसानी हकूक नहीं की तो जब आप पामाली है, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हटाएंगे ही नहीं, तो फिर उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है ना फिर सर। बानी पीटीआई के हवाले से एतराज सिर्फ हलीमा खान एंड पार्टी की जानिब से होता है, बुशरा बीबी की जानिब से बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की जाती, हालांकि वो भी उसी जेल के अंदर पाबंद है। उनकी जब फैमिली जाती है बड़े आराम से उनकी मुलाकात होती है। जब भी हलीमा खान वहां पे जाती है कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होता है, किसी ना किसी तरह की कोई बात की जाती है। इमरान खान साहब को बाबर अमान मिले तो सलमान अकरम राजा को इतराज होता है, कोई वकील मिलने जाए तो इमरान खान कहता है तुम क्यों आए हो भाई, मैंने तो फलां बंदे से मिलना था। हालांकि एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जो प्रिजन में बंदा है उसकी जानिब से जेल इंतजामिया को कि फलां 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 बंदे से मैंने मुलाकात अच्छा कौसर काजी साहब, ये जो एक फास्ट और क्योस है विद इन द पीटीआई, ये लेके मुझे जरा नईम पिछौता साहब ने ज्वाइन किया, उस तरफ जाने दीजिए। नईम पिछौता साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कौसर काजमी साहब की गुफ्तगू। पिछौता साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, एक तरफ बैरिस्टर गौहर तरदीद कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही, तरदीद करते हैं, दूसरी तरफ असद कैसर कहते हैं कि नहीं स्पीकर और वज़ीर आज़म के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लानी है। तो पीटीआई के अपने अंदर कन्फ्यूजन है, आप कंफ्यूज्ड है अभी भी? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल पीटीआई कंफ्यूज नहीं है जी, और पॉलिटिकल जमातों के अंदर डिस्कशन होता है, बड़ा नेगेटिव रहा। जिस तरह आपने देखा कि हमारे एमएनएज असेंबली से उठाए जाते रहे और जिस तरह तकरीरें वहां पर हमारे एमएनएज ने की जो कि काट दी जाती थी, म्यूट कर दी जाती थी, आगे से हटा दी जाती थी, तो उनका रोल जिस तरह पार्लियामेंटेरियन के साथ वहां पर सलूक किया गया और जो कुछ फसाइयत पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये अब डिसीजन लिया है या लेना है तो वो आएगा। गौर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है मौजूदा सूरत हाल के अंदर दी है कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। गुफ्तगू की हद तक बात की जाए तो गुफ्तगू मेरे साथ भी एक दो रहनुमाओं ने की थी, लेकिन जब हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि हम दायर करने जा रहे हैं तो उसे हतमी तस्वर किया जाएगा। तो एहतजाज के ऊपर भी जो है वो लाअमल इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगा। हमारे मीटिंग बुलाई थी, मुख्तलिफ सदूर को बुलाया था हल हुए, तो उसमें उन्होंने एक राय जो है उनकी मैं नहीं पिछौता साहब पीटीआई के बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस की तरफ आता हूं, लेकिन जो असद कैसर साहब कह रहे हैं वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू बैरिस्टर गौहर है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने तो ऑब्वियसली तरदीद कर दी है तहरीक अदम-ए-एतमाद की। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब कहते हैं कि आप ला के देखिए, आपको अपने नंबर्स पूरे करना मुश्किल हो जाएगा, आपके अपने नंबर्स कम पड़ जाएंगे। नहीं, जब हम लेकर आएंगे फिर नंबर भी हम पूरे कर लेंगे। अभी तक कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। जो मैं आपके गुफ्तो शनीद के अंदर कोई रुका, आज पीसी और सीसी का ज्वाइंट जो है वो इजलास है, आज 9:30 बजे हमने रखा है। मुख्तलिफ पहलू वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और जो बयान जारी होगा आपके सामने रख दिया जाएगा जी। ऑप्शन एंगेजमेंट का है, डायलॉग का है, अक्रॉस द टेबल बैठने का है, हुकूमत से बातचीत करने का है, या फिर हुकूमत के खिलाफ को तहरीक लाने का है? देखिए, इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत जो है डील वो नहीं करूंगा। ना डील की उन्होंने कभी ऑफर कबूल की, ना ही डील के हवाले से उन्होंने कभी खुद कहा। मुल्क के हवाले से उन्होंने मुल्की मफादात को देखते हुए जरूर कहा कि मुल्की मफादात में बात होगी जिस टाइम भी होगी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो मुज़ाकरात की बात है तो वो तो कहीं पर कोई हमारी तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि मुज़ाकरात कहीं पर चल रहे हैं। जहाँ तक बात है अदालतों से केसेस की तो वो हम अपनी फाइट कर रहे हैं। जहाँ तक एहतजाज का मामला है तो एहतजाज भी आपके सामने आएगा। हम हर तरह का ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करेंगे, चाहे सियासी हो, चाहे लीगल हो, या चाहे कोई और हो। तो मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक डील या एक बातचीत के हवाले से या बैकडोर राब्तों की तरदीद की गई है, क्योंकि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि एक मोमेंटम बने तरीका, उसको कूल डाउन करने के लिए कि खान साहब कहीं बैकडोर से राब्ता करके तो बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ सफाइयाँ हो रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन फ्रॉम विद इन द पीटीआई ये क्रिटिसिज्म जरूर है
कि जो इस वक्त फ्रंट रनर्स हैं या जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो उनमें इतनी पोटेंशियल या कैपेसिटी के इश्यूज हैं कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें या इवन कोई डिसीजन मेकिंग ही हो सके, वो डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। इवन चेयरमैन पीटीआई के ऊपर होता है कि उनका अपना इस्तेहकाक नहीं है, अल्टीमेटली बानी चेयरमैन के पास जाना जाता है, पड़ता है फैसला लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी मामला होगा हम खान साहब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपके सरबराह मौजूद हों, आपके घर के करनी होती है, तो सरबराह से जो है वो हर मामले के अंदर मशवरा लिया जाता है। सरबराह की ही एंडोर्समेंट जो है उससे जो है हम आगे बढ़ते हैं। और कोई भी तहरीक होगी, कोई भी अमल होगा, या पहले भी तहरीकें चली हैं या कॉलें हुई हैं, तो खान साहब की तरफ से हदायत होती थी या कोई ऐसा इवेंट आ जाता था जो कि जरूरी होता था कि अब बन गया है, कोई फैसला आ गया, तो वो बाहर से कर दिया जाता था। अदरवाइज तमाम फैसलों के अंदर जो है वो खान साहब की राय जो है उनसे ली जाती है। वो बड़े हैं, वो सीनियर हैं, वो सारे मामलात को बखूबी जानते हैं, उनका 28 साल का एक तजर्बा है, वो एक अच्छा जो है वाइज माइंड रखते हैं। तो इसलिए उनसे जो है वो हर तरह का, और क्योंकि वो सरबराह हैं इस पार्टी के, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी नेशन उनके साथ खड़ी है, तो उनकी ओपिनियन के बगैर कोई भी मामला कैसे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मारूफ गीत नगार जावेद अख्तर अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने की वजह से खबरों में रहते हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान में रहने से मुताल्लिक अपना एक और नफरत और बुग़्ज़ से भरा बयान दिया है। उनका क्या कहना था, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जावेद अख्तर पाकिस्तान और जहन्नुम में से जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सच ही कहा है कि हिंदुस्तान अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन चुका है। मोदी के जुल्म की आग ने पूरे हिंदुस्तान को जहन्नुम बना दिया है। जावेद अख्तर को मोदी के जुल्म शायद नज़र नहीं आते, या फिर वो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ गैर इंसानी सलूक पर आके बंद किए हुए हैं। ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें भारतीय फिल्मों में गीत भी तो लिखने हैं। अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देंगे तो फिर उनका ये काम बंद हो सकता है, इसलिए वो हुब्बुल वतनी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये हुब्बुल वतनी का कौन सा इजहार है जहां आपको दूसरे मुल्क से नफरत जाहिर करके अपनी हुब्बुल वतनी साबित करना पड़े। लेकिन जावेद अख्तर माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान देकर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देने की नाकाम कोशिश करते रहे। उन्होंने माजी में पाकिस्तान में आकर ही पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी थी। उस वक्त वो क्या कहते थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर है वहाँ से जो नफ़रत भरा लहजा है, जो आवाज़ उठती है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे लिए। यहाँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे बहुत से ऐसे लोग जो भारत जाने का ख्वाब देखते हैं या वहाँ से काम लेने की सोच रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, वो जो पाक भारत स्टैंड ऑफ के ऊपर मानी खेज़ खामोशी इख्तियार किए रखी, उस पर हमारे ही यहाँ से उन्हें तनकीद का सामना भी रहा, और तनकीद करने वालों ने किस अंदाज में तनकीद की, तरह वो भी आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।